कुछ नहीं करना। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन में अपने एक एक्ट को कवर कर लिया है, एक दो पॉइंट्स जाके और लिखेंगे और ये इसको खत्म करेंगे, है ना। कौन सा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक दो पॉइंट्स लिख के खत्म करें। फर्स्ट पॉइंट लिखा, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने, निजी व्यापार करने भारतीयों से उपहार, गिफ्ट, है ना, भारतीयों से उपहार स्वीकार करने, पर इस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया। और लास्ट पॉइंट, लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। अब तो गवर्नर जनरल बन चुका ना, अब गवर्नर तो नहीं रहा, गवर्नर जनरल, एक चीज दूसरी चीज से जुड़नी चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता करने के लिए, तथा बंगाल में सरकार चलाने के लिए, तथा बंगाल में सरकार चलाने के लिए 15 सदस्यीय, सरकार चलाने के लिए 15 सदस्यीय परिषद, काउंसिल, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा विचार करेंगे। ये वाला जो प्रावधान है ना, ये वाला जो प्रावधान, ये क्यों रखा गया है ना। और इससे पहले भी है कुछ प्रावधान। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अपने पास प्रेसिडेंसी थी, कितनी प्रेसिडेंसी? 3, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, है ना। क्या किया? बॉम्बे और मद्रास को किसके अंडर में कर दिया? बंगाल के अंडर में कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, है ना। 3 प्रावधान तो ये अपन पढ़ चुके हैं। कुछ ये, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, अपना प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न मुझे जहां तक लग रहा है वो ये पूछा जाएगा कि 1773 के एक्ट के उद्देश्य क्या थे, है ना। क्यों पास किया गया था 1773 का एक्ट? एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और जवाब अपन आराम से दे सकते हैं। क्या उद्देश्य हो सकता है भाई? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि क्यों साहब कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले क्या है, एक तो एकाधिकार है उसके पास, है ना, पूरा प्रशासन पर उसने कंट्रोल कर रखा है।
और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम सब लॉस में जा रहे हैं। तो अन्य कंपनियां फिर ये कह रही हैं कि फिर आप उसको लौटा दिया, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, घर वालों ने 4 भाइयों में से आपको चुना, केवल आप तैयारी करें ना, और कोई तैयारी नहीं करे, काम वाम कुछ करना नहीं है आपको, नहीं, पैसा आपको घर से मिलेगा, बढ़िया रूम लो, तैयारी करो मस्त। अन्य जो 3 लोग हैं ये दबाव बनाएंगे माता पिता पे, तब हमें भी तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए, हमें खेत में लगा रखे और इसको तैयारी करवा रहे। ऊपर से फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं था, वो तो नेगेटिव में जा रहा है प्रश्न, वो होगा ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो फिर इन तीनों का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा माँ बाप पर, कि इतना फैसिलिटी देने के बावजूद भी आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप वापस आ जाइए, या आपके पास से जो एकाधिकार है उसको हटा दिया जाए, अन्य 3 को भेज दिया जाए। नहीं, यही हो रहा है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा एकाधिकार प्राप्त है, शासन पर भी अधिकार है, फिर भी आप लाभ नहीं कमा पा रहे। इसका मतलब आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता के अनुरूप 1773 का एक्ट पास किया गया। सामान्य सा ये प्रश्न बनेगा। लेकिन अपन जिस दिन अपन ने चर्चा की ना, वो जो वीडियो थी उसमें अपन ने चर्चा की कि अपन को कौन सा स्तर कवर करना है, ध्यान दियो ने, एक तो सिंपल स्तर है, एक मॉडरेट है और एक टफ है ना। ये हर सब्जेक्ट का एक ये लेवल है, ध्यान दियो, एक बार दोबारा फिर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, मैथ, हिंदी, रीजनिंग वगैरह वगैरह, सिंपल क्वेश्चन आएंगे कुछ, जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, है ना, 4 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होंगे और 3 क्वेश्चन टफ लेवल के होंगे, है ना। यहाँ ये संख्या 2 हो सकती है, ये 5 हो सकती है, इतना बदलाव, ठीक है। इसको तो अपन को करना ही है, हर सब्जेक्ट के इस स्तर का तो एक भी प्रश्न किसी भी कंडीशन में छूटना नहीं चाहिए। और ये प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या है, ये इस तरह का ही प्रश्न है ना, सिंपल लेवल का प्रश्न, ठीक है। फिर मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप किन्हीं 1 या 2 सब्जेक्ट को इस लेवल तक लेकर चले जाइए, किन्हीं 2 सब्जेक्ट को इस लेवल तक लेकर चले जाइए, और ये प्रश्न भी कवर हो जाए, सिलेक्शन आराम से हो जाता है। लेकिन चूंकि अपन रिस्क लेने की स्थिति में है नहीं, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि इस लेवल तक हम सब सब्जेक्ट को तैयार करें, इस लेवल तक, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी हैं, जैसे अभी इंडिया जी के ये इंडिया जी के वाले जो सब्जेक्ट ऐसी है, उनको हम इस लेवल तक लेकर जाएं, ठीक है। और अगर अपन ये इस तरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रावधान एक्ट 1773 का नहीं है, इस तरह का अगर ये प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न होगा कौन सा, ये टफ लेवल ना, इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए हम प्रावधान लिख रहे हैं। अगर प्रावधान आपसे याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद होना चाहिए कि 73 के एक्ट का उद्देश्य क्या था, कम से कम ये तो पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे कि प्रावधान भी तैयार होने चाहिए, ठीक है। कहाँ बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये मुद्दे 3 तो ये प्रावधान हो गए। ये जो प्रावधान किया है, बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर, कि वो एक तो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, निजी व्यापार नहीं करेंगे, एक वो भारतीयों से गिफ्ट स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस गिफ्ट की आड़ में ही क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। लेते हैं भ्रष्टाचार के लिए और कह देते हैं कि साहब ये गिफ्ट दिया गया, अब हम क्या करें। तो फिर ये दोनों चीजें बंद करने का उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको क्या करना, खत्म करना, ठीक है। ये सरकार बनाई गई थी, 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, ये सरकार की भांति कार्य करेगी, लेकिन कार्य करेगी कहां, बंगाल। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी कार्यों में क्या करेगी, सहायता करेगी। ये प्रमुख प्रावधान थे एक्ट 1773, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अपन, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 एक्ट 1781, दूसरा नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम। तो फर्स्ट एक पूरा कर लिया है, हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम,
उनमें एक अपन ने कंप्लीट कर लिया, कौन सा? एक्ट 1773। और दूसरे नंबर पर अपन बात करने वाले हैं एक्ट 1781। दूसरा नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिनियम। पहले इतना लिखें। साउंड कहीं कह रही में आ रही है, ये शायद ऐसा हो सकता है कि फोन की वजह से हो। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। उद्देश्य, उद्देश्य 1773 की, लिखें एक लाइन, 1773 की रेगुलेटिंग अधिनियम, सत्रह सौ तिहत्तर की रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की कमियों को, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की कमियों को दूर करना। की वजह से कौन है ये, दो कोई रेडिएशन टकरा रही है आपस में, कौन सी रेडिएशन है ये तो पता नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उद्देश्य एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना। अच्छा, एक चीज सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटल करना चीजों को, ना व्यवस्थित करना चीजों को, जहां जहां से कमियां हैं, जहां जहां गलतियां हैं, उन गलतियों को दूर करना, वो सेटलमेंट होता है। तो चूंकि इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि 1773 की कमियों को दूर करना, इसलिए इसको सेटलमेंट एक्ट कह रहे हैं। तो एक तो उपनाम सेटलमेंट क्यों रखा गया है, एक तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर देख, 1773 के एक्ट की कमियां क्या है ना, पहले कमियां देख लेते हैं, तब फिर वो उनको किस तरह से दूर किया गया वो बात करें। पहली कमी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी एक्ट 1773 के तहत 1774 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि भाई आप बंगाल में जो सरकार चलाई जा रही है, जो प्रशासन चलाया जा रहा है, उस पर आप नजर रखोगे, और अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो ब्रिटिश सरकार को सूचित करोगे। यही तो है भाई, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय बना दिया, और सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिटेन से एक न्यायाधीश लगा दिया, और न्यायाधीश से कह दिया कि तू बंगाल है चेक करियो, बंगाल चेक करेगा बंबई और मद्रास को, और इस तरह पूरे भारत पर कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिश का, और वही रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप सरकार पर निगाह बनाकर रखेंगे, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो ब्रिटिश सरकार को सूचित करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाइयां होने लगी। 73 से 81 के बीच में कई लड़ाइयां, कई मतभेद देखे गए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मध्य। एक कमी तो ये हुई थी। ठीक है, दूसरी कमी क्या हुई, ये जो सरकार बनाई गई थी, वो सरकार केवल कहां बनाई गई थी? बंगाल के लिए बनाई गई थी। जो 15 सदस्यीय हम सरकार की बात कर रहे हैं, वो केवल बंगाल के लिए बनाई गई थी, जबकि ये बंगाल के अंदर बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था, वहां के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं। ये दूसरी कमी थी। एक कमी और इन्होंने की, और वो ये थी कि जब बंगाल में इनकी सरकार बनी, यानी अंग्रेजों की सरकार बनी, तब वहां के जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, उन्होंने इस सरकार को अस्वीकार कर दिया। वो इसकी मानते ही नहीं थे, और वो ये कहते थे कि ये तो हमारे ऊपर थोपा गया है, जबरदस्ती से इसको थोपा गया। ये तीन कमियां रही थी एक्ट 1773 की। अब इन कमियों को दूर करने के लिए लाया कौन सा? एक्ट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, क्या कमी दूर की गई? सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो लड़ाई थी, उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य और क्या शक्तियां होंगी वो, और सरकार के क्या कार्य और शक्तियां होंगी वो, इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची गई, स्पष्ट रेखा खींची गई, और कहा गया एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप, इंटरफियर नहीं करेंगे।
तुम्हारे ये काम है और तुम्हारे ये काम है। अब आप क्योंकि एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करोगे तो आप में मतभेद होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला प्रावधान एक्ट 1781 का वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के मध्य में कार्य विभाजन किया गया एवं उनके मध्य एक रेखा बनाई गई जिसके तहत उन दोनों के मतभेदों को कम किया गया। ठीक है। दूसरा, बंगाल में ये जो सरकार बनाई गई थी 15 सदस्यीय सरकार, उसका विस्तार कर दिया गया और उसे बिहार और उड़ीसा के लिए भी कर दिया गया। तो अब ये जो सरकार बंगाल को देखती थी वो बिहार को भी देखेगी और उड़ीसा को भी देखेगी। ठीक है। यहां जब लोगों ने अस्वीकार कर दिया तब वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि सर कंपनी के लोगों को, कंपनी के कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश दे दिया कि आप अपनी प्रथा, अपनी रीति रिवाज, ध्यान दिए ना क्या पॉइंट पे, और अपनी संस्कृति के को भारतीयों पर नहीं थोपोगे, बल्कि आप उन्हीं की प्रथा यानी भारतीयों की प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार ही क्या चलाओगे, शासन चलाओगे। ये वारेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा कथन है और ये कथन क्या, ये एक सोच है और इस सोच ने अंग्रेजों की स्थापना कर दी। वारेन हेस्टिंग का एक कथन आता है, विजित लोगों पर उन्हीं की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार शासन होना चाहिए। ये वारेन हेस्टिंग का कथन है। हालांकि इसमें फिर बदलाव किया गया है, लेकिन पहले ये कथन था, ये बात है 1781 के आसपास की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को आपने जीता है, उन लोगों को आपने युद्ध में जीता है, आपने उनके दिलों को नहीं जीता। अगर आप आपका वो शासन, आपको वो नेता, लीडर कब स्वीकार करेंगे? एक बात जरा विचार करें, मेरी बात हर एक स्टूडेंट माने और बिना किसी दबाव के माने, तभी तो मुझे नेता स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है कि मैं आपको बल के दम पर नहीं, बल्कि आपके दिलों को जीत लिया, फिर आप मेरी बात सहर्ष स्वीकार करने लगेंगे, भले ही वो बात आपके नुकसान की हो, फिर भी आप स्वीकार करेंगे। अभी मैं कह रहा हूं कि आप रात को 2 बजे तक पढ़ो, 2 AM तक पढ़ाई करो, आप स्वीकार कर रहे हैं, जबकि ये आपके लिए प्रॉब्लम है। 2 बजे तक आप पढ़ोगे, सो नहीं पाएंगे, फिर भी आप स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा लाभ भी है। हमसे क्यों कहा जा रहा है ये, इसलिए आप मान रहे हो। कोई एक सड़क पर चलता हुआ आदमी आपसे कह दे 2 बजे तक पढ़ो, नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए वारेन हेस्टिंग ये कह रहे हैं कि पहले आप उनके दिलों को जीतिए, जब वो आपको नेता स्वीकार करेंगे और फिर आप अपनी चलाने लग जाइए, फिर आप उनको बदलने लग जाइए, फिर आप उनका यूज अपने स्वार्थ के लिए करने लगिए। पहले आपके दिलों को जीता जाए और फिर आपसे फिर कह दिया जाए कि अब सब बच्चे कल से चाहे चोरी करके लाएंगे लेकिन पैसा लेके आएंगे और फीस जमा कराएंगे। अब ये क्या है? ये है कि आपके दिलों को जीत के अब उसका क्या किया जा रहा है? मिसयूज किया जा रहा है। तो इसी तरह फिर इन्होंने मिसयूज भी किया है। आपको शायद पता हो 1784 में एक संस्था बनी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नाम सुना है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया 1784 में। किस लिए किया गया? वो इसीलिए किया गया, इसमें क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी आते थे उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग आज होती है ना, उसी तरह उस समय के जो आईएएस थे उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। और यहाँ किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी? संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी, भारतीयों के वेद पढ़ाए जाते थे, उनकी प्रथा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है, इनको पढ़ाया जाता था। और पढ़ा के जब वो सीख जाते थे फिर उनको शासन करने के लिए भेजा जाता था। एक बात समझने का प्रयास करें, जैसे कहीं आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन में लोग उग्र हो गए और किसी की मान नहीं रहे, तब सरकार क्या करती है कि वहां अपना एक आदमी भेजती है और वो उस आदमी का चुनाव जब करती है ना कि किसको वहां भेजा जाए, तब वो ये देखती है कि वहां किस जाति के लोग हैं। मान लो वहां
जाति ए के लोग हैं तो जाति ए का कोई आईएएस अधिकारी वहां भेजे। मान लो वहां ग्रामीण लोगों ने उद्यम कर रखा है तो फिर ग्रामीण आईएएस को वहां भेजेंगे, क्योंकि लोग क्या है उसकी थोड़ा जल्दी मान जाए। तो ये क्या है, ये वारेन हेस्टिंग की सोच है कि लोगों को उनके प्रथा उनकी रीति रिवाज के अनुसार शासन करो। तो ये प्रावधान किया गया कब, 1781 के में यहाँ। ठीक है, तो 3 प्रावधान हैं, तीनों ने लिख के खत्म कर। उद्देश्य तो हुई गया, उद्देश्य तो लिख लिया आपने। क्या उद्देश्य, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। ठीक है, प्रावधान लिख, प्रावधान कैसे लगाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार के मध्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार के मध्य चल रहे गतिरोधों को, सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार के मध्य चल रहे गतिरोधों को दूर करने के लिए, गतिरोधों को दूर करने के लिए इनके मध्य स्पष्ट, इनके मध्य स्पष्ट स्पष्ट कार्य विभाजन किया गया। इनके मध्य स्पष्ट कार्य विभाजन किया गया। नेक्स्ट नंबर 2, 15 सदस्यीय सरकार, 15 सदस्यीय सरकार 15 सदस्यीय सरकार जिसे 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 एक्ट 1773 के तहत, 15 सदस्यीय सरकार जिसे एक्ट 1773 के तहत 1773 के तहत बंगाल के लिए, 1773 के तहत बंगाल के लिए बनाया गया था, बंगाल के लिए बनाया गया था उसका विस्तार बिहार एवं उड़ीसा का विस्तार बिहार एवं उड़ीसा के लिए बिहार एवं उड़ीसा के लिए कर दिया गया। उसका विस्तार बिहार एवं उड़ीसा के लिए कर दिया गया। लास्ट पॉइंट, वारेन हेस्टिंग ने यह तय कर दिया कि वारेन हेस्टिंग ने यह तय कर दिया कि विजित लोगों पर शासन, विजित मतलब जीते हुए, विजित लोगों पर शासन उन्हीं की प्रथा, विजित लोगों पर शासन उन्हीं की प्रथा रीति रिवाज व संस्कृति, उन्हीं की प्रथा रीति रिवाज व संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट 1781, दूसरा नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि
इसका उद्देश्य है चीजों को सेटल करना। सेटल करने का मतलब जो चीजें अव्यवस्थित हैं, जहां कमियां हैं, उनको दूर करना। और उनको किस तरह दूर किया गया? इन 3 कमियों को दूर किया गया। एक तो सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के मध्य स्पष्ट कार्य विभाजन, विजित लोगों पर उन्हीं की प्रथाओं के अनुसार शासन, और जो सरकार केवल बंगाल के लिए बनाई गई थी उसे बिहार और उड़ीसा के लिए कर दिया। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट नंबर 3, 1784 का अधिनियम। अब देखो, आप जब तक रोकेंगे नहीं तब तक तो मैं ये मान के चलूंगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट, (1784) का अधिनियम, जस्ट लाइक पिट्स इंडिया एक्ट। उद्देश्य ईआईसी पर नियंत्रण को मजबूत कर। भाई नियंत्रण तो 73 से शुरू हो गया है ना, अब उस नियंत्रण को क्या करेंगे? अपन बढ़ाएंगे। उतना से नियंत्रण हो नहीं पा रहा, ईआईसी पर नियंत्रण को मजबूत करना। अब एक ही बार में समझ में आ जाए, एक ही बार में अपन प्रावधान लिख के इसको खत्म कर लेंगे, लेकिन वो समझ में आ जाए, एक 5-10 मिनट का टाइम निकालेंगे अपन और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, उद्देश्य तो पता ही हमें क्या है? मजबूत करें ना, नियंत्रण को कंट्रोल, जो कंट्रोल हमने स्टार्ट किया था कहां से? एक्ट 1773 से कंट्रोल करना जो प्रारंभ किया था ना, उस कंट्रोल को और मजबूत करना है इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ध्यान दें, एक संस्था बनाई गई और उसका नाम था बीओसी, है ना। एक संस्था बनाई गई है, एक इंस्टीट्यूट बनाई गई, बीओसी, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, इसका गठन किया गया, और कब किया गया? एक्ट 1784 के तहत, 1784। ठीक, अच्छा, बस यह प्रश्न पूछे, इसके बिना वो नहीं रह सकता। अगर यहाँ से प्रश्न अगर वो उसको बनाना है तो वो इसको पूछेगा। ठीक है, तो एक तो जाए याद रख लेंगे, बीओसी की स्थापना या नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई है? 1784 को हुई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी 2 प्रकार के कार्य कर रही है। इसका जो मूल काम है ना, वो तो है व्यापार करना। तो वो कार्य हुए कौन से? व्यापारिक कार्य। तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक कार्य है जो वास्तव में इसके लिए आई है, लेकिन जब यहाँ की स्थिति उसने देखी और उसने कहा यार यहाँ तो बहुत स्थितियां खराब है, यहाँ तो हम चाहें तो यहाँ तो हम अपनी सरकार भी बना सकते हैं, प्रशासन भी चला सकते हैं, राजनीति पर भी अपनी पकड़ कर सकते हैं। जब उनको कमियों का पता चला तो उन्होंने युद्ध लड़ना शुरू किया, और कालांतर में 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध जीतने के बाद, इन्होंने अधिकार कर लिया किस पर? राजनीति, है ना। तो राजनीति से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं राजनीतिक कार्य। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय यानी 1784 आते आते 2 कार्य कर रही है, एक व्यापारिक कार्य और एक राजनीतिक कार्य। ठीक है, एक्ट 1784 से क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इन दोनों कार्यों को अलग अलग किया गया कि भाई व्यापारिक कार्यों को अलग करेंगे और राजनीतिक कार्य अलग होंगे। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए कंपनी ही उत्तरदायी रहेगी, कंपनी करेगी व्यापारिक कार्य, ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं है इससे। और उसके लिए कंपनी का अपना बोर्ड बना होता है जिसको हम बोलते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के निदेशकों का बोर्ड, और इसको हम कहते हैं निदेशक मंडल। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, कंपनी का मूल काम व्यापारिक काम, व्यापारिक कार्य को राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया, और अलग करके इसको कंपनी को ही दे दिया कि भाई कंपनी आप ही चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है व्यापारिक कार्यों से। और वो कंपनी का जो बोर्ड होता है वो बोर्ड निदेशक मंडल कहलाता है, और उसी को ये कार्य दे दिए गए। ठीक है, राजनीतिक कार्य,
इनको कंपनी से अलग करके और कंपनी से छीन लिया गया और छीनकर इसको दे दिया गया बीओसी को, और इसका नाम था नियंत्रक मंडल, जिसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत 1784 में की गई थी। और इससे कह दिया ये आप कंपनी राजनीतिक कार्यों में इंटरफियर नहीं करेगी, उसके लिए बीओसी बनाया गया है, और बीओसी में जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार की, और ये कंट्रोल करेगी कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर। अभी तक तो अपने कंट्रोल वैसे ही बनाया गया था, है ना, एक प्रावधानों के माध्यम से कंट्रोल किया गया, लेकिन अब जो कंट्रोल है वो एक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यों को छीन लिया, राजनीतिक कार्यों को, और उनसे कह दिया कि भाई आपका मूल काम व्यापारिक है, आप वहां तक सीमित रहिए। बीओसी हम एक बोर्ड बना रहे हैं, जगह पर इस तरह दो चीजें एक ही स्थान पर अगर दो संस्थाओं का शासन हो जाए तब इसे कहते हैं द्वैध शासन, द्वैध रूल, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है 1784 के एक्ट से। 1784 के एक्ट से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, ठीक है। द्वैध शासन के अंतर्गत बीओसी की स्थापना होती है और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से अलग करके उसे सौंप दिया जाता है, किसको? बीओसी को, और इस तरह कंपनी पर फिर कंट्रोल और बढ़ा दिया जाता है। तो एक दो लाइन में लिखिए, खत्म है, एक दो लाइन उद्देश्य लिख लिया है अपन ने। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द्वैध शासन की, द्वैध शासन की, द्वैध शासन की, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है कंपनी के, कंपनी के, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, कंपनी के, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों से पृथक कर, पृथक कर, पृथक कर नियंत्रक मंडल, पृथक कर नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल पुस्तक में बीओसी, पृथक कर नियंत्रक मंडल बीओसी को सौंप दिए जाते हैं। नियंत्रक मंडल बीओसी को सौंप दिए जाते हैं। अगला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, व्यापारिक कार्यों को करने के लिए, व्यापारिक कार्यों को करने के लिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल पुस्तक में बीओडी, व्यापारिक कार्यों को करने के लिए निदेशक मंडल बीओडी को अधिकार, निदेशक मंडल बीओडी को अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। लास्ट पॉइंट, नियंत्रक मंडल बीओसी की स्थापना, नियंत्रक मंडल बीओसी की स्थापना एक्ट 1784, एक्ट 1784 या पिट्स इंडिया एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 में की गई, 1784 में की गई।
ठीक है। 1784 का एक्ट, दूसरा नाम फिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध शासन शुरू हुआ। द्वैध शासन का मतलब शासन दो भागों में बट गया, व्यापारिक कार्यों को करने के लिए बीओडी और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए बीओसी। बीओसी कब अस्तित्व में आया? तो बीओसी 1784 में अस्तित्व में आया, फिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, या एक्ट 1784 के माध्यम से। ठीक है, और इसी द्वैध शासन कहते हैं। क्लियर? ठीक। 3 तक पहुंच गए। नंबर 4 समझ में आ रहा हो थोड़ा नाम? ठीक। मतलब ऐसे जाए स्पीड के चलेंगे तो फिर कोर्स है जाओ पूरा, और तो ऐसा नहीं है कि भाई समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक, बढ़िया। और अगर नहीं भी आए ना, जैसे 50% समझ में आ रहा है, तो एक बार घर जाके पढ़ेंगे, और जा परसेंटेज रहेगा बढ़ावेंगे। भाई वो आदमी ज्यादा होशियार है, कोई अधिक इंटेलिजेंट है, या उसका आईक्यू लेवल बहुत शानदार है, और वो उसका 100% क्लास में ही समझ में आ गया, लेकिन हम स्टूडेंट बी की कैटेगरी में हैं जिनका आईक्यू लेवल कम है, और उनको हमें 50% ही समझ में आए। ठीक है, हम दोबारा पढ़ें, बढ़ाएं, 65 करें, फिर 3 बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें 85 85 तक लेके जाना, फिर चौथी बार पढ़ें 100 तक लेके। अब जाते ऊपर तो जुमला जाए कि नहीं भाई, बाल्टी की एक क्षमता है कि वो बाल्टी इतनी भर सके। अब जा कितना बलवान आदमी उठाए ले, कितना बलवान आदमी भरे या कमजोर आदमी भरे, उस क्षमता से अधिक तो नहीं भर सकता ना। ये ज्यादा होशियार है, ठीक है, एक बार में समझ में आएगा, बाकी टाइम ये 100 के ऊपर तो ले जाने से रहा, लेकिन हम इसको 4 बार में 100 तक लेकर जाएंगे। पर हम ऐसे नहीं कहेंगे भाई इसकी एक ही बार में समझ में आएगा, हमारी समझ में नहीं आया तो अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 100 से ऊपर ले जा। अब इस समय हमने 4 बार पढ़ा, हम 100 तक ले गए, इसने एक बार पढ़ा, ये 100 तक ले गया, लेकिन अब बराबर में तो है। भले ही हमने ज्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के लिए तो हम बने ही, मतलब स्वीकार कर लें। तुम यो अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ का लड़का गाड़ी वाड़ी ले ली हो, जीप वगैरह कहीं तुम्हारे घर के, हम पढ़ते तब हमारे संग के कछु लड़का वो दिल्ली विल्ली नौकरी करने लगे है ना, दिल्ली को हैदराबाद को तो पहुंचा देते घर वाले, स्थितियां खराब होते हैं, तो फिर वो पैसा कमाने लगे, तो फिर वो दिल्ली से जब आते त्योहार वगैरह पे तो बड़ी बड़ी चीजें लेके आते हैं। दीपावली पे लेके आते तो फिर मतलब रॉकेट और जैसे चक्री चलते वो पुल्लड़ वगैरह बड़े बड़े, और हमारे हम तो भाई पढ़ रहे हैं, तो मतलब इतनी वो थी नहीं है ना, तो हमारे तो वैसे छोटे मोटे चमंचा आवत है बिना एक ही चार बिना करके दे देते जो नहीं चला जिंदगी खेल। तो फिर हमें बड़ा मतलब ऐसा लगता है यार कि वो मतलब कितना परफॉर्म कर रहा है, अच्छा है, अपन नहीं कर पा रहे। कई हमारे संग के न घर के न गाड़ी दिलवा दी, वे गाड़ी में घूम रहे, हालांकि सवारी में ढोल के ले जा रहे हैं, लेकिन आवते ना वो, जब बस अड्डा पे थे, जब घर के लिए आते थे शाम को, तब वो बड़े स्टाइल में आते हैं गाड़ी, हालांकि सवारी गाड़ी पर्सनल नहीं, लेकिन आवते तो बड़े स्टाइल में। तो हमें बड़ा दुख होता था यार ये क्या हो रहा है। आज वो उनकी कंडीशन दयनीय हो चुकी है, आज बहुत स्थितियां खराब है, स्थिति इतनी खराब है कि 200 रुपया एक आया, मैंने 15 बार फोन कर दो 200 रुपया ना दे पाए, फिर मैंने फोन करा बंद कर दो फिर। हाँ नहीं वो करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो उसको महसूस तो भी कराना है ना कि उस समय क्या कंडीशन थी। तो अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें तुम देख के और एकदम दिए जलते होगी, हैं हम उल्लू की तरह से अगर आप जग रहे हैं, उल्लू की तरह से अगर आप जग रहे हैं, वे अपने आराम से मस्ती से सो रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में ऐसे विचार आवेंगे कि यार क्यों ना हम मतलब यही रूट है अपना, यहाँ सिलेक्शन क्या कम चांस है, पहली बात तो करो, कंपटीशन इतना ज्यादा है, सिलेबस पूरा करना है, पहली बात इतनी आप लगे
तो फिर वो विचार आते हैं कि यार छोड़ के चलो कुछ और ही देख। अगर ऐसे विचार आवे तो एक ही चीज सोच लियो बस, वो ये कि हमें तो बनाया ही इसीलिए, भगवान ने हमें भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि तू जाके यहाँ मस्ती कर, हमें तो इसलिए भेजा है कि तू आप फलाने घर में जा और फटाफट से, थोड़ा उनकी कंडीशन खराब है और वो भगवान के प्रति उनका भरोसा भी है ना, उस घर में जाना है और उसका थोड़ा उद्धार करना है, कल्याण करना है, और कल्याण करके फटाफट मेरे पास आना है, वो दूसरे घर में भी जाना है ना, जो तुम्हारा काम ही। अगर ऐसे ऐसे सोच लेंगे ना तो फिर बड़ा सुकून मिलेगा, है ना। अब जब हम लिखाई गई मेहनत लाए हैं तो फिर मेहनत से डरना ही क्या है नहीं। तो 4 बार में समझ में आवे या 5 बार में समझ में आवे, लेकिन ले जाना कहाँ तक है, 100 तक ले, ठीक है। ये ठीक। नंबर 4, एक्ट 1813, एक्ट 1813। पिछले वाले बैच में थोड़ा सा अपन से मिस्टेक ये हो गया था कि अपन टाइम मैनेज नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो बैच थोड़ा लंबा चला है ना। जो चीजें कुछ छोटी छोटी भी उतना शुरुआत में एक हावी होना है सिलेबस में, अगर शुरुआत में हावी आ जाएंगे ना तो फिर वो चल जाएगा। अगर शुरुआत में हम बैक डोर पे पहुंच गए ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब सामान्यतः जो होता है ना, सामान्यतः ये होता है कि शुरुआत में चीजें बड़े आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाई जाती है, उसके बाद फिर चीजों को या तो छोड़ दिया जाता है या उनको पढ़ाया ही नहीं जाता या बहुत जल्दी जल्दी कराया जाता है, घास काटी जाती है। अपन को ऐसा नहीं करना है ना, अपन को शुरुआत से ही खींच के लेके जाना है। अब थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन होने दें, क्यों सिलेबस को पूरा करना चैलेंज तो है। एक्ट 1813 हेडिंग डायरेक्ट छोड़ दे और थोड़ा समझेंगे, हेडिंग बनावे एक्ट 1813। ठीक है, बच जाए या तो एक्ट 1813 को हेडिंग बना के छोड़ेंगे और बाकी अपन एक साथ पढ़ेंगे, है ना, एक साथ समझेंगे फिर एक साथ लिख लेंगे। 1 2 3 4 चार ने एक संग पढ़े, हो सकता है चारों समझ में आ जाए, हो सकता है चारों निकल जाए, रिस्क भी तो है, प्रॉफिट भी, चारों समझ में आ जाए। रिस्क ये है कि चारों निकल भी सकती है। अच्छा, बैकग्राउंड में एक बार चले, है ना, बैकग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, 1813 से पहले इंडिया की कंडीशन क्या है ना। बिफोर 1830 कंडीशन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नाराज है ब्रिटिश सरकार, और ये नाराजगी शुरू हो गई है एक्ट 1773 के तहत, है ना। और इन्होंने इसको रेगुलेट करना भी शुरू कर दिया है, नियंत्रित करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। 73 में रेगुलेट किया, 81 में 73 की कमियों को दूर किया, 84 में बीओसी बना दिया और रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बना दी और ज्यादा रेगुलेट कर दिया और नियंत्रण को बढ़ा दिया, ठीक है। उधर एक काम और हो रहा है, एक काम ये हो रहा है कि ब्रिटेन में अन्य जो कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य जो कंपनियां हैं वो लगातार दबाव बनाती जा रही हैं, किस पर, ब्रिटिश सरकार पर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दीजिए और हमें भी इंडिया जाने दीजिए क्योंकि हमें भी लाभ कमाना है। एक दूसरा फैक्टर ये चल रहा है। अब इन दोनों फैक्टर्स के दबाव में ब्रिटिश सरकार आ जाती है और उस दबाव में पहला एक्ट पास करती है, वो है एक्ट 1813। और उस एक्ट का पहला ही जो प्रावधान है अपना, वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दो चीजों पर, चाय पर और चीनी पर, इन दोनों पर अभी बचा हुआ है, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी पर उसका एकाधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और चूंकि इन दोनों पर अभी बचा है तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि एकाधिकार आंशिक रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चाय और चीनी का सॉरी चाय और चीन इन दो जगह पर अभी एकाधिकार है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है
कि भारत से सभी वस्तुओं पर एकाधिकार खत्म केवल चाय को छोड़कर, और चीन में सभी वस्तुओं पर अभी एकाधिकार है। दोनों का मतलब समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल इंडिया में नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब था पूर्वी भारत की साइड में जो भी कंट्रीज थे उन सभी पर इन्होंने उपनिवेश बना रखे थे। तो वो उपनिवेशवाद का दौर तो था ही। ब्रिटिश सरकार ने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया। तभी तो कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूर्यास्त ही नहीं होता था। सूर्यास्त नहीं होने का मतलब जैसे जापान पूर्वी साइड में जब सूर्योदय होगा तब इधर यूएसए सबसे लास्ट पॉइंट उत्तरी अमेरिका वहां सूर्यास्त होता था। तो यूएसए में भी उनका साम्राज्य था और जापान में भी उनका साम्राज्य था। तो अभी सूर्योदय उनके साम्राज्य में है, ठीक है। जब जापान में सूर्यास्त होता तब तक यूएसए में सूर्योदय हो जाता, तो वो भी उन्हीं का साम्राज्य है। तभी कहते थे, इसलिए कहा जाता था कि भाई उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था, इतना बड़ा एम्पायर था। तो उस एम्पायर में चीन भी शामिल था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि चीन में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार रहेगा और भारत में केवल चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं से एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा है उस शासन को इन्होंने 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि शासन आपका 20 वर्ष तक रहेगा, बीओसी उसकी देखरेख करेगा और आपका जो एकाधिकार है वो चाय को छोड़कर शेष वस्तुओं से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। ये 20 वर्ष कंप्लीट हो गए कब, 33 में। जैसे ही 20 वर्ष 33 में कंप्लीट हुए तब इन्होंने फिर 33 का एक्ट पास किया और उस एक्ट का पहला प्रावधान किया, मोनोपोली हैज बीन अबॉलिश्ड कंप्लीटली, पूर्णतः एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पूर्णतः एकाधिकार का मतलब जो चाय बचा हुआ था उससे भी अब एकाधिकार खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं आप, पहले सभी वस्तुओं से कर दिया, चाय पर छोड़ दिया, अब चाय से भी खत्म कर दिया, ये तो हम ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो इनको समझा दिया गया कि हम शासन में, आपके शासन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, केवल एकाधिकार ही तो हटा दिया। आपका शासन फिर अगले 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और ये 20 वर्ष कंप्लीट होती है 53 में जब एक्ट आता है तो यहां तो कुछ करने के लिए बचा नहीं था, तो वो तो एकाधिकार पूर्णतः खत्म हो ही चुका है। लेकिन शासन में अब इन्होंने फिर शासन में मतलब ये चल क्या रहा है, ये उस तरह चल रहा है जैसे एक कुम्हार मतलब मटके में नीचे हाथ रखता है और ऊपर से उसको उस पर प्रहार करता है ना, कहीं मटका टूट नहीं है, प्रहार किया लेकिन हल्का प्रहार और हाथ भी लगा रखा है। शासन दे रहे हैं हम तो, मन 20 साल तक मस्त शासन चलाइए, लेकिन एकाधिकार थोड़ा सा खत्म कर दिया। यहां फिर वो थोड़ा सा बचा था वो खत्म कर दिया लेकिन हाथ लगा रखा। अब ये तो खत्म हो ही गया, अब थोड़ा सा हाथ हटा लिया और कह दिया शासन अगले आदेश तक रहेगा। अब वो कब आदेश आएगा वो कह नहीं सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर उद्यम किया, भाई ये क्या कर दिया आपने, अगले आदेश तक, तो वो अगला आदेश 50 साल बाद भी हो सकता है, क्यों परेशान है रहेगा। तो वो शांत है, ठीक है चलो। हुआ क्या, क्रांति हो जाती है 1857 में क्रांति होती है और क्रांति में भारत मतलब थोड़ा सा ही बच जाता है आजाद होने से, अंग्रेजों को हटा ही दिया जाता होता है, थोड़ा सा ही बचा, क्यों कुछ कमियां रही थी, है ना। उत्तर भारत में ही केवल क्रांति हुई, दक्षिण भारत के कोई मतलब ही नहीं, राजाओं ने इतना भाग लिया नहीं, केवल सैनिक वर्ग ने भाग लिया, किसानों ने दबे स्वर में भाग लिया, मजदूरों ने भाग लिया नहीं, शिक्षित वर्ग तो बिल्कुल आया ही नहीं, कोई बड़ा नेता था नहीं। इन सब कमियों की वजह से हम हार गए, नहीं तो हम इसी समय आजाद हो जाते। अब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बड़ा धक्का लगा कि भारत हमारे हाथ से निकल गया होता। और उस समय की बात है जब सब देश अपने अपने उपनिवेश बढ़ाने में लगे हुए हैं और होड़ मची हुई है। भाई उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद मतलब ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने, साम्राज्यवाद मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार करना है। ये होड़ है कहां, यूरोप। हम लोग नहीं करते हैं ना, हम लोगों का नेचर अलग है।
इन लोगों का नेचर अलग। हमने कहा क्या करें साम्राज्य, सिर्फ यही धरो रह जाओ। कई जने कहते हैं ना कि ज्यादा कमावे थे और को थोड़ा कमावे थे अपन अपने खाए, तो जाकर मतलब ये कि ज्यादा कमाना ही नहीं चाहिए ना, विकास करो ही मत, क्यों कर रहे हैं विकास, बस बस जितना कर लो जितना अपने खाने लायक। वो हमारे यहाँ की कैसी संस्कृति है। हम तो कहो कभी पैसा डरे हो ना, और वो पैसा हमें मिल जाए तो हम ढूंढते फिरते हैं, भाई वो कहाँ है आदमी, बाकी पैसा गिर गए भाई दे नहीं है। वो बातें कर लगा कि अब तो खैर वो बातें ना रही नहीं। पहले राजा रंतिदेव जैसे व्यक्ति थे जो मतलब अपना इतने दिनों से खाना मतलब नहीं खाया था, उसके बाद भी मांस का टुकड़ा और भूखे को खिलाया ना, अपने मांस का टुकड़ा भूखे को खिलाया। इस तरह की कल्चर और आज भी है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है। घर में अगर खाना नहीं है और कोई अतिथि आ जाए उसको प्रायोरिटी देते हैं, अपने बच्चों को भूखा सुला देते हैं, लेकिन वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अब अभी भी ये कल्चर है। चलते चलते मोटरसाइकिल जा रहे हैं और एक पिल्ला मर गया, मोटरसाइकिल पूरी रात नींद नहीं आ गई, ये कंडीशन है हमारी। क्या एक मतलब पशु ही तो है, पशु ही तो मर गए। चींटी चींटी चल रही है, पैर बचा बचा के चल रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया, बम मतलब सीधा रॉकेट छोड़ दिया और 500 लोगों को मार दिया, उसमें औरत और बच्चे भी शामिल। ये लोग मतलब ये समझते नहीं। अभी देख साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की इतनी होड़ लगी कि इन्होंने वर्ल्ड वार 1 करा दिया, प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, ये होड़ी तो थी, किसके ज्यादा उपनिवेश होंगे, किसका ज्यादा साम्राज्य होगा, और उस होड़ में इतने अंधे हो गए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवा दिया और कई लोग मारे। ठीक, उसके बाद भी चुप नहीं बैठे और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर। और ये घटना मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जर्मनी का जो तानाशाह था ना, हिटलर है ना, उसने लोगों को मारने के लिए बुलेट्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि बुलेट्स महंगी थी, है ना, बंदूक महंगी थी। वो एक बड़ा हॉल था और बड़े हॉल में एकदम ठूस के भर दे और फिर जहरीली गैस छोड़ दी, मतलब सामूहिक नरसंहार, है ना, वो सबको एक साथ मार दे। इतने इतने पैसा कौन खर्च करे आज इन्हें मारने के लिए, ये कंडीशन। अब वो क्या रहा, इन्होंने उस काल में ध्यान दिए, उस काल में जब सब देश, यूरोप के सब देश अपने अपने उपनिवेश बनाने में लगे हुए हैं, और यूरोप का सरताज ब्रिटेन जो सबका लीडर है, वो अपना एक उपनिवेश खो दे, तो ये इज्जत पे क्या है, एक बट्टा लग जाएगा। इसको इन्होंने इतना सीरियस लिया। भाई अगर ये इतना सीरियस नहीं लेते ना, तो 1857 की क्रांति में जो सैनिक पकड़े गए थे, जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे, उनको तोप के मुंह पर रख के ऐसा काम नहीं करते, उनको तोप के मुंह पर रख के उड़ाया गया। अरे तो वैसे मार देते, हंस देते, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो पहले ढोल बजाए गए, ढोल बजाए सबको बुलाया गया, और बुलाने के बाद फिर उसको तोप के मुंह पर रख के फिर उड़ाया गया, और सबको ये दिखाया गया कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपका भी ये असर होगा। मतलब एक डर का माहौल तैयार किया गया, मतलब एक सामूहिक फांसी, पब्लिक फांसी। पब्लिक फांसी देने का क्या मतलब होता है, अरे आपको मारना मार तो खत्म, है ना, लेकिन पब्लिक में फांसी क्यों दे रहे, ताकि आप एक डर का माहौल पैदा करें। इन्होंने इस बात को इतना इतना सीरियस लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नहीं बख्शा। उससे भी कहते ये तेरी वजह से क्रांति हुई, तेरी वजह से भारत निकल गया होता। और तुम कह रहे हैं कि हम शासन चलाएंगे, हल्ला मचाओगे, जैसे 20 साल बढ़ा देते तुम हल्ला मचाए हुए लगते, तुम शासन चलाना आता ही नहीं, भारत निकल गया होता तुम्हारे हाथ से, है ना। तो वो अगला आदेश 1857 की क्रांति का आ गया, और एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त कर दिया। अब की बार हल्ला नहीं मचाया, हल्ला इसलिए नहीं मचा क्योंकि हल्ला पहले इन जिनने इतना मचाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे, तो वो बचा कुछ कह ही नहीं पाए। पूरी 1857 की क्रांति का जो जिम्मा था ना, वो पूरा दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, कि तेरी वजह से क्रांति हो, अब तेरा शासन समाप्त, अब तो शासन हम खुद ही चलाएंगे। और यहाँ भारत का शासन जाता है किसके हाथ में, ब्रिटिश सरकार के हाथ में। सब खत्म, बीओसी बीओडी वीओडी सब खत्म। अब नए सिरे से एक सिस्टम चालू होगा, वो अपन पढ़ेंगे दूसरे सेक्शन में 1858 से बाद के अधिनियमों में। लेकिन पहले जरा इतना अपन कवर कर लेते हैं ना, अभी टाइम तो ओवर हो गया है ना। ठीक, 1813 से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल समझ तो लिए, दो 3 लाइनें और लिखनी है और इस तरह खत्म करेंगे ना, टू द पॉइंट बात करनी है। ऐसे नहीं कि सांप घुस गया और
हल्ला मच रहा उसे घर में, हाँ मैंने कहा है हल्ला भल्ला ज्यादा मचाओ, सांप चलो जाओ, नहीं चुपचाप जाओ, सांपे मार के और ले बस, हाँ खाओ पता नहीं चलो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं छत पे